जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं ड्रग्स थेरेपी फॉर शॉक। मतलब ये देखा जाए तो फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 5 का पोर्शन है। ठीक है, इसमें हम आज कवर करने वाले हैं ड्रग्स थेरेपी फॉर शॉक, यानी क्या क्या इसमें कवर करने वाले हैं आपको हम बता देना चाहते हैं। इस वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं, ये जो है इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक, इंट्रोडक्शन यानी डिफिनेशन हम पूरा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद इसका हमारे पास क्लासिफिकेशन हम देखेंगे पूरे अच्छे तरीके से विथ एग्जाम्पल के साथ। ठीक, क्लासिफिकेशन के बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? इंडिकेशन। ठीक है, इंडिकेशन पढ़ना पड़ेगा। उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक चीज़ और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजिकल। ठीक है, एक्शन बोला जाता है। मतलब जो दवाइयाँ होती हैं हमारे शरीर के अंदर जाकर कौन सा एक्शन परफॉर्म करती हैं, इसको देखना पड़ेगा। उसके बाद इंडिकेशन। उसके बाद इंडिकेशन मतलब किस किस कैटेगरी में आप प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब ऐसी दवाइयाँ जहाँ उपयोग नहीं कर सकते हो। उसके लास्ट एंड फाइनल आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? डोज पढ़ना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू पीसीआई जो हमारे पास सिलेबस जारी किया गया है, ठीक है, तो हमको इतनी चीज़ पढ़ना पड़ेगा: इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और डोज के बारे में। अब हम पहले स्टेप पे समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन जो दिया गया है। अब लिख रखा शॉक, कहते हैं यार इनको शॉक लग गया है। ठीक है, तो हार्ट बीट सही से फंक्शन नहीं करती है तो आदमी बेहोश पड़ जाता, सचेत हो जाता। उसी कंडीशन को ही क्या बोला जाता है? आपके सामने शॉक बोला जाता। तो क्या लिख रखा है? शॉक इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच द ब्लड परफ्यूजन टू द टिश्यू डिक्रीज। मतलब जितना ब्लड हर एक टिश्यू को चाहिए यानी सेल को चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उतना नहीं मिल पाता है। रिजल्टिंग द सेलुलर या टिश्यू क्या हो जाते हैं? इंजर्ड हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी आप काम कर रहे हैं, प्राप्त अमाउंट में आपको एनर्जी न मिले तो आप लंबे समय तक वर्क करते करते क्या हो जाएंगे? थक जाएंगे। अब उसके बाद नहीं यदि आप मानेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसी तरह से मान लेते कोई भी टिश्यू फंक्शन कर रहा है, उसे पर्याप्त मात्रा में जो कंडीशन चाहिए वो नहीं मिल पाती है तो टिश्यू क्या हो जाएंगे? इंजर्ड हो जाएगी। उसी कंडीशन को क्या बोला जाता है? शॉक बोला जाता है। ठीक, शॉक इज ए लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन। ठीक, सिग्निफिकेंसी बाय द रैपिड हार्ट रेट हो जाता। मतलब ये तुम्हारे पास थ्रेटिंग लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन होता है। जैसे मान लेते ये सडनली होता, देखिए अब आते एक कच्चे में जा रहे हैं कहीं, आपको क्या होगा? हार्ट अटैक आने की प्रॉब्लम हो जाती है, शॉक हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं, गिर जाते हैं, कहते हैं चक्कर उक्कर आ गया। ठीक, तो इसमें क्या हो जाती है? रैपिड हार्ट बीट मतलब जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल से कितना हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। ठीक, आपका ब्लड प्रेशर कभी कभी लो हो जाता है। ठीक, या वीक पल्स हो जाती है। आपकी पल्सेस जैसे यहाँ पर देखेंगे ना, ऐसे लोग यहाँ पर करके ऐसे नापते हैं। ठीक, आपकी पल्सेस को, वो पल्सेस क्या हो जाएगी? आपकी थोड़ा सा लो हो जाएगी। ठीक, तो ये कंडीशन को ही क्या बोला जाता है? आपके सामने शॉक बोला जाता। अब इस कैटेगरी में किसका उपयोग किया जाता है? दवाओं के बारे में हमको पढ़ना। तो ये आपके सामने इंट्रोडक्शन था। अब हम आते हैं गुरुदेव ट्रीटमेंट। आपके सामने नॉर्मल देखा जाए तो दो कैटेगरी में इसे डिवीजन किया गया। पहला प्राइमरी थेरेपी, दूसरा सेकेंडरी थेरेपी। प्राइमरी थेरेपी क्या होती है इसमें समझिए। दिस थेरेपी इज यूज करेक्ट हीमोडाइनमिक यानी ब्लड फ्लो डिस्टर्बेंस। मतलब जहाँ ब्लड का फ्लो रुका है, डिस्टर्बेंस हुआ जिस कारण से, उसी पे हम क्या कर देंगे? तुरंत थेरेपी देंगे, आदमी बस मस्त हो जाएगा। ठीक, जिससे हम बाईपास सर्जरी वगैरह नाम सुने होंगे। ठीक, तो इसमें किया जाता है। नेक्स्ट में प्राइमरी थेरेपी कॉजेज ऑफ द शॉक ऑफ करेक्शन लाइक हीमो। ठीक है, हीमोराइजा यानी इन्फेक्शन हो सकता है। आई यानी एम मतलब क्या हो जाता है? ठीक है, यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन। इन सब के कारण से आपको क्या हो सकता है? प्राइमरी थेरेपी के यानी प्राइमरी थेरेपी इसके कारण से जो होगा, इनको जब ट्रीट करेंगे तो अपने आप सही हो जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है? आपके सामने प्राइमरी थेरेपी बोला जाता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, आपके सामने क्लासिफिकेशन की तरफ रुक करते हैं। तो इसको कितने में क्लासिफिकेशन किया गया? आपके सामने कईयों में क्लासिफिकेशन किया गया, जो मेनली आपके सामने है। एक दो एग्जाम्पल याद रखेंगे आपके काम हो जाएगा। पहला क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक थेरेपी, पहला लिख रखा सिंपैथोमिमेटिक एमाइंस होता है। इसमें क्या होता है? एग्जाम्पल अब देखिए, एग्जाम में एक दो एग्जाम्पल आप लिखेंगे, अपना काम बन जाएगा। पहला एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल
एक तरह की दवाइयाँ होती हैं। अब ये देखा जाए तो हमारे शरीर में ऑलरेडी ये निकलती, जो हमको एनर्जेटिक, फाइट तथा फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जो हमारी किडनी के जस्ट ऊपर पाया जाता है, ये हार्मोन निकलता है, ये ऑलरेडी मार्केट में आता भी है। नेक्स्ट में आपको क्या आ जाता है, डोपामीन, जो हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। ठीक, लास्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, नार एड्रेनलिन होता है। ठीक, तो ये आपके तीन जो दवाइयाँ होती हैं सिंपैथोमिमेटिक एमीन्स के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट में आप क्या लिख रहा है, अल्फा रिसेप्टो, ठीक, अल्फा एडिनर्जियो रिसेप्टो, ठीक है, एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट, इसमें क्या हो जाता है, वसोप्रिन इसका एग्जाम्पल आ जाता है, वसोप्रेसिन इसका एग्जाम्पल आ जाता है, फिंटोलामीन इसका एग्जाम्पल आ जाता है। तो ये आप दो दवाइयाँ रखेंगे जो किसके कैटेगरी के अंतर्गत आ जाता है, अल्फा, ठीक, एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट के अंतर्गत आता है। ठीक, और ये क्वेश्चन देखा जाए तो आपको रेलवे जो एग्जाम अभी फार्मासिस्ट का हुआ है उसमें 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये फेंटेलामीन इसका एग्जाम्पल दिया हुआ था कैटेगरी में। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या होते हैं, इसमें आपके लिए एग्जांपल आ जाता है हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है। ठीक, जो जैसे क्या होगा, सुने होंगे, ठीक है, मेथासोन आता। तो इस कैटेगरी में ये सब दवाइयाँ आती है। जैसे अभी मान लेते हैं आपको कोई प्रॉब्लम होती ना, तो क्या आता है, डेक्सामेथासोन दे देते हैं मोस्टली। ठीक, तो उस कैटेगरी में एक दवाइयाँ आती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड में, जो लंबे समय तक इसको आप खा नहीं सकते हैं। ठीक, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लिख रखा हाइड्रोकॉर्टिसोन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मेथाइल पेडनिसोलोन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। ऑक्सीजन थेरेपी, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड के ही से क्या होगा, इनको दिक्कत हुई है तो उनको तुरंत हम इन्हेलेशन के रूप में क्या देना चाहेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर उनको लगा देंगे तो काम हो जाएगा। ग्लाइकोगॉन का भी उपयोग किया जाता है, जो ग्लाइकोजन लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करता है, जिससे अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो जाता है। तो ये आपके सामने प्यारा सा रहा क्लासिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट पे गुरुदेव चलते हैं आगे की तरफ। आगे में क्या दे रखा है, अब चलते हैं यहाँ पर आगे देख लेते हैं क्या लिख रखा है यहाँ से। अब देखिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब ये कैटेगरी की दवाई यदि हमारे शरीर के अंदर जाएंगी तो अपने एक्शन कैसे परफॉर्म करेंगी उसको हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो आपके सामने एक एक दो दो पॉइंट आप यहाँ से लिखते हैं। पहला क्या लिख रखा है, जो आपका सिंपैथोमिमेटिक एमाइंस ड्रग्स होती हैं वो इंक्रीज करती परफ्यूजन प्रेशर को और कार्डियक आउटपुट को थोड़ा सा तेज करेंगे। भैया कार्डियक आउटपुट को यदि तेज किया गया तो जो भी प्रेशर हार्ट में है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपके, ठीक है, किसी बात को सोच रहे हैं, ठीक, किसी बात को सोच रहे हैं तो अंदर अंदर ही क्या कर रहे हैं आप, ठीक है, थोड़ा सा ठीक, थोड़ा सा कन्फ्यूज हुआ, एक्वर्ड साइड पे यानी ऑड साइड में समझेंगे, बट वही बात किसी से आप शेयर कर देंगे तो प्रेशर आपके ऊपर थोड़ा सा कम हो जाएगा, चाहे पेरेंट्स से चाहे किसी बेस्ट फ्रेंड से ये कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी की जो दवा होती है हमारे शरीर के अंदर कार्डियक आउटपुट को थोड़ा सा क्या कर देती, बढ़ाती है, जिससे आपके सामने इंक्रीज परफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाता है बाबू, थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक, नेक्स्ट में अल्फा 1 एक्टिवेशन। अल्फा 1 एक्टिवेशन जो आपके सामने हार्ट में होता है, कॉजेज वसो कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या कर देती है, ऐसे देखिए वो जो वेसल है उसको थोड़ा सा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर देगी। टू राइज बीपी, जिससे ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब ब्लड प्रेशर यदि बढ़ेगा तो जितना जगह फ्लो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड का फ्लो होने के नाते वो क्या करेगा, हर एक जगह ऑक्सीजन को तीजली सप्लाई दे देगा। वाइल बीटा 1 एक्टिवेशन इनहांस द हार्ट रेट, हार्ट रेट बढ़ाएगा जिससे कॉन्ट्रैक्टाइल रेट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगी। अब बताइए बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जल्दी जल्दी वर्क करेगा। देखिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी वर्क करेगा तो ऑक्सीजन सप्लाई जहाँ प्रॉपर अमाउंट में जाना चाहिए वहाँ पर उठा के ले जा सकता है, ये हो जाएगा। वसोप्रेसिन के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या आ जाता है, वसोप्रेसिन फर्स्ट रिसेप्टर जो तुम्हारे पास होता है टू कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड वेसल एंड इंक्रीज द बीपी। ये करते क्या है, वसोप्रेसिन नाम से पता, वसोप्रेसिन रिसेप्टर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, थोड़ा सा दाब देंगे, जिससे ब्लड प्रेशर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में क्या होगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होती है इसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है, मेथाइल पेडनिसोलोन होता है। ये क्या कर देती है, स्टेबलाइज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो यदि ज़्यादा अथवा कम हो तो उसको स्टेबलाइज करती है, मेंटेन करती है। जैसे नॉर्मल हम क्या बोलते हैं कि एक ब्लड प्रेशर देखा जाए तो हमारे पास कितना होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल तो 120 सिस्टोलिक प्रेशर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर 80 अथवा 90 कहीं कहीं लिया जाता है। ठीक, तो उसको क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है। मेंटेन करने की जिम्मेदारी इस कैटेगरी की दवा होती है। इसीलिए किसी का ब्लड प्रेशर देखेंगे, फीवर किसी को हो जाता है ना, तो उसमें हम क्या कर देते हैं, नॉर्मल देखा जाए तो हम उनको क्या कर देते हैं, एसेक्लोपैरा दे देते हैं। एसेक्लो क्या कर देते हैं, शरीर के पेन को कम करता है। अब पैरासीटामॉल
यानी फीवर को कम करता। उसके साथ हम क्या कर देते हैं, एसिलॉग दे देते हैं, प्लस में एक कोई ठीक है डेक्सामेथासोन वगैरह दे देते हैं, जिससे ये ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करे और जो प्रेशर हमारे पर देखिए फीवर के कारण से हमारे हार्ट पे जो इफेक्ट पड़ रहा हो कम हो जाए। ठीक, ये एक्शन आपके सामने हो जाएगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन तुम्हारे पास क्या होता है, हम कहाँ कहाँ उपयोग कर में ला सकते हैं इस कैटेगरी की दवा। पहला पॉइंट आपके सामने क्या लिख रखा है, अब इंडिकेशन हो सकते या क्लिनिकल कहीं यूज लिखा रहता तो उसका टेंशन नहीं लेना, बात सेम है। ठीक है, यहाँ पर भी एक पॉइंट है, ठीक है, एक बार पॉइंट यहाँ पर भी है। ठीक, तो ये आपके सामने इंडिकेशन मतलब कहाँ उपयोग में लाई जा सकती है। एड्रेनालिन इज यूज ट्रीटमेंट ऑफ द एनाफाइलेक्सी एंड कार्डियक अरेस्ट सीवियर हाइपोटेंशन में। देखिए क्या लिख रखा है, कार्डियक अरेस्ट में और एनाफाइलेक्सी में और सीवियर हाइपोटेंशन में। मतलब कार्डियक अरेस्ट हो चुका तो एनर्जी चाहिए जिससे हार्ट को थोड़ा सा बूस्ट कर सके, जिससे आगे वो बढ़ सके। तो ये एड्रेनालिन आएगा तुरंत भैया एनर्जी देगा। जैसे मान लेते आपके पीछे कुत्ते पड़ जाएंगे तो तुरंत भन्न से भागेंगे, है कि नहीं। ठीक है, भागने का मतलब क्या होगा, आपके अंदर एनर्जी चाहिए, जो कौन देता है, एड्रेनालिन देता है। या ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर होता है, बट मान लेते किसी कारण से डैमेज हो जाता है या प्रॉपर शॉक में चली जाती है बॉडी, तो उसमें हम क्या कर देते हैं, ऑलरेडी टैबलेट और इंजेक्शन आता है, उसको भी हम दे सकते हैं। ठीक है, सीवियर हाइपोटेंशन में, हाइपो मतलब कम, टेंशन मतलब प्रेशर होता है। ठीक, टेंशन मतलब क्या होता है, प्रेशर होता है। यदि वो कम रहे तो उस कैटेगरी में हम क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। नॉर ठीक है एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन होता है, इज यूज ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट हाइपोटेंशन इफ द, यानी लिखा रखा है तुम्हारे पास सेप्टिक शॉक, मतलब आपको तुरंत ही सडन शॉक हो गया जिससे ब्लड प्रेशर लो हो गया, उसके ट्रीटमेंट पे नॉर इफेड यानी एड्रेनालिन का उपयोग किया जाता है। अब डोपामिन भैया बहुत गजब है यार, डोपामिन का स्राव होगा ना, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये लिख रखा डोपामिन, ये यूज इन द कार्डियोजेनिक शॉक एंड हार्ट फेलियर में मोस्टली प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट में लिख रखा हाइड्रोकॉर्टिसोन इज यूज फॉर द सेप्टिक शॉक ए इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, मतलब कहीं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन आपको तुरंत हो गया, आप शॉक में हो गए, उस कंडीशन में क्या कर देते हैं, इस कैटेगरी की दवा प्रयोग की जाती है, जो मेनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती है, जो हाइड्रोकॉर्टिसोन बोला जाता है, इसमें उपयोग में लाया जा सकता है। ग्लाइकोगॉन, ठीक है, ग्लाइकोगॉन इज यूज टू ट्रीटमेंट सीवियर हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन। अब देखिए लिख रखा हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन, हाइपो मतलब कम, आपके शरीर के अंदर ग्लाइकोजन जो लेवल है, मेनली ग्लूकोज मानते हैं, ग्लाइकोजन जो लेवल है उसको क्या कर देता है, यदि कम है तो ग्लाइकोगॉन का उपयोग किया जाता है, जिससे प्राप्त अमाउंट में क्या हर एक सेल को एनर्जी मिल सके। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज टूटेगा तो उनको एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देखिए कितना बढ़िया मैकेनिज्म है, जो ग्लाइकोगॉन होगा तो एनर्जी नहीं मिल पाएगी सेल के बारे में, तो सेल को क्या करेगा, तुरंत ग्लाइकोगॉन छोड़ेगा, तो ये दो ग्लूकोज में भरने से टूटेगा, एक ग्लूकोज से भरने से 38 एटीपी निकलेगा, उसके पीछे भी साइकिल होती है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में देंगे तुरंत ट्रीटमेंट में काम आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा कंडीशन, यानी कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ कहाँ आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ नहीं प्रयोग कर सकते, इन कैटेगरी में आप दवा प्रयोग नहीं कर सकते। हाइपर सेंसिटिव एलर्जिक रिएक्शन टू अदर ड्रग्स, मतलब कोई व्यक्ति है इस कैटेगरी की दवा के प्रति हाइपर सेंसिटिव है। ठीक, जैसे हमारे एक बड़े भाई, उनको एलोपैथ की दवा दी जाए तो मोस्टली क्या कर दी जाती है, उनको रिएक्शन करके पूरे शरीर में देखेंगे चकत्ता चकत्ता हो जाता है। ठीक, तो उनको हम क्या कर देते हैं, मोस्टली देखा जाए तो एलोपैथ नहीं खाते हैं। ठीक, यदि बहुत रेयर कंडीशन होगा तो खाते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारा हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह दे जाता है, जिससे मेंटेन कर जाती है। अब इस कैटेगरी की किसी को दवा देना नहीं है जिसमें एलर्जी है, सीवियर लीवर डिजीज, किसी पर्सन का लीवर डिजीज है तब भी नहीं देना है। अब देखिए किडनी फेलियर में तुम्हारे पास नहीं देना, किडनी फेलियर में मेनली नेफ्रॉन में तुम्हारे पास दिक्कत है, क्योंकि किडनी के जस्ट ऊपर ही क्या होगा, एड्रेनल ग्लैंड होती है जो एड्रेनलिन निकालती है, जो ऊपर अभी लिखे हुए थे। ठीक, अब उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, हमारे थके हुए हैं, काम कर कितना करेंगे, तो अब तो दिक्कत में आ जाएंगे। तो यदि यानी किडनी में कोई प्रॉब्लम रहे तो आप इस कैटेगरी की नहीं दे सकते। नैरो एंगल ऑफ ग्लाइकोमा, थोड़ी मात्रा में ग्लाइकोमा रहे तब भी आप नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो नर्व इंट्रा आकुलर प्रेशर है, हमारे आँख के अंदर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, जिससे ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही है। ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही तो अब इसी में और प्रेशर बढ़ाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो आप इसमें कंडीशन में नहीं दे सकते। कुछ दवाइयों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा गया है। ठीक है, कुछ दवाइयों का एग्जाम्पल लिखा गया है, यहाँ से डोजिंग। अब ये देखिए एग्जैक्ट डोजिंग आपको नहीं पता रहे तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग दी जाती है, ये तो बुक में केवल लिखा रहता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे एड्रेनालिन
देखा जाए 0.05 से लेकर 2, यानी क्या होता है mcg पर kg के हिसाब से दिया जाता है। डोपामीन देखा जाए तो 2 से लेकर तुम्हारे पास 20 mcg पर kg के हिसाब से दिया जाता है। अब यदि मान लेते 10 किलो का बच्चा है तो 20 यानी 20 mg दे दिया जाएगा, 20 mcg दिया जाएगा। भाई बड़ी खतरनाक है, सेंटीग्राम में चल जाएगा ये ध्यान से। लिख रखा डोबूटामीन, डोबूटामीन जो 2 से लेके 20 cmg होता पर केजी के हिसाब से होता। वसोप्रेसिन जो तुम्हारे पास 0.11 से लेके 0.1 यूनिट पर मिनट के हिसाब से, ये मोस्टली आईवी चढ़ाया जाता है। आईवी मतलब चढ़ाने का मतलब ये आईवी ड्रिप में चढ़ाया जाता है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट कंडीशन होता है तब, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पूरी तरह से शॉक को पूरी तरह से कवर कर लिया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं मेरे भाई।